आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 76। पृथ्वी उदास सा घर के बाहर बैठा रहा। धीरे धीरे होलिका दहन के लिए सभी जमा होने लगे। पृथ्वी के सभी पुराने दोस्त भी आए थे, इसलिए पृथ्वी उनके पास चला आया। ये वही दोस्त थे जिनके साथ पृथ्वी पहले क्रिकेट खेला करता था। रवि जी ने लता को संभाला और फिर दोनों पूजा के लिए घर से बाहर चले आए। लक्षित भी तैयार होकर पृथ्वी के पास चला आया और कहा, दादा वहिनी आपके साथ नहीं आई? उसकी पहली होली है ना, इसलिए वह यहाँ नहीं आ सकती, बड़े पापा के घर में है। तुम जाना कल उसके साथ होली खेलने? वो तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे? क्या आप उनके साथ होली खेलना नहीं चाहते? लक्षित ने पूछा। चाहता तो हूं, लेकिन ये घर की परंपराओं के नाम पर बंधा हुआ हूं। पृथ्वी ने मायूस होकर कहा। कोई बात नहीं दादा, जब बहिनी वापस आ जाएगी तब आप अकेले उनके साथ होली खेल लेना, लक्षित ने कहा और वहां से चला गया। अवनी के साथ अकेले होली खेलने के बारे में सोचकर ही पृथ्वी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा और वह मुस्कुरा उठा। ऑफिस से आते वक्त वह अपना फोन साथ ले आया था, इसलिए उसने जेब से फोन निकाला और अवनी का नंबर डायल किया। रिंग जाती रही, लेकिन अवनी ने फोन नहीं उठाया। पृथ्वी ने फोन जेब में रखा और खुद में ही बड़बड़ाया, शायद वो सबके साथ पूजा के लिए गई हो। आज रात की ही तो बात है पृथ्वी, कल शाम तो अवनी अपने घर वापस आ जाएगी। लेकिन कल सब उसे रंग लगाएंगे, बस मैं ही नहीं लगा पाऊंगा। पृथ्वी यहाँ आओ। रवि जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसकी तंद्रा टूटी और वह उनकी तरफ चला गया। सुरभि का घर उदयपुर। सिद्धार्थ के घर वालों से मिलने के बाद सुरभि अपने घर उदयपुर पहुंची। वह वक्त से पहुंच गई थी, इसलिए तैयार होकर अपने मम्मी पापा के साथ चौक में चली आई, जहां होलिका दहन की तैयारी चल रही थी। सुरभि की कॉलेज की कुछ दोस्त भी वहां मौजूद थी और सुरभि कितने दिनों बाद सबसे मिल रही थी। होलिका दहन हुआ और सभी पूजा करने लगे। तभी सुरभि की नज़र जलती होलिका के उस पार खड़े अनिकेत पर पड़ी, जो कि किसी लड़की के साथ खड़े होकर पूजा कर रहा था। अनिकेत को किसी और लड़की के साथ देखते ही सुरभि का दिल टूट गया। वह वहां से जाने लगी तो उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ मम्मी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। सुरभि ने उदासी भरे स्वर में कहा। अरे थोड़ी देर की बात है, बस सभी साथ ही चलते हैं। लो तुम ये पूजा की थाली पकड़ो, मैं जरा होलिका की फेरी करके आती हूँ। सुरभि की मम्मी ने सुरभि को पूजा की थाली थमाकर कहा। मम्मी, सुरभि कहती ही रह गई और उसकी मम्मी वहां से चली गई। सुरभि पूजा की थाली लिए साइड में चली आई, लेकिन उसे नहीं पता था जहां वह खड़ी है उसके ठीक बगल में अनिकेत के घर वाले खड़े थे। सुरभि ने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन जैसे ही अनिकेत की मम्मी की नज़र सुरभि पर पड़ी और उन्होंने चौंक कर कहा, अरे सुरभि, तुम यहाँ कब आई? 4 महीने पहले, सुरभि ने बिना किसी भाव के कहा। तो अनिकेत की मम्मी हैरानी से उसे देखने लगी तो सुरभि ने कहा, आंटी जब आप लोग यहाँ आए, बाकी लोग यहाँ आए, मैं भी तो तभी आऊँगी ना। ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने पहले से मैंने बुकिंग कर ली हो कि नहीं, इस होलिका दहन तो सुरभि ही सबसे पहले आएगी। सुरभि की बात सुनकर वो एक बार फिर हैरान हुई और फिर एकदम से हंसकर कहा, तुम भी ना सुरभि, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत जाएगी नहीं और आपकी ये टोकने की आदत नहीं जाएगी। सुरभि ने कहा। कुछ कहा तुमने? अनिकेत की मम्मी ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, सुरभि ने वहां से निकलने का बहाना बनाकर कहा। लेकिन अनिकेत की मम्मी ने उसे रोक लिया और कहा, अरे रुको जरा, इतने दिनों बाद मिली हो, अनिकेत और उसके मंगेतर भी यहाँ है, उनसे मिलकर जाओ। सुरभि जो नहीं चाहती थी वही हुआ। वह वहां से निकल पाती इससे पहले अनिकेत अपनी मंगेतर के साथ वहां आ धमका। सुरभि को अपनी मम्मी के साथ देखकर अनिकेत भी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन परेशानी का कोई भाव चेहरे पर नहीं आने दिया और कहा, हाय सुरभि, तुम यहाँ? हाँ, मुझे नहीं पता था इस शहर का नाम उदयपुर से बदलकर अनिकेत रख दिया है, वरना तुमसे परमिशन लेकर आ जाती, सुरभि ने अनिकेत को ताना मारकर कहा। सुरभि की बात सुनकर अनिकेत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मंगेतर का मुंह बन गया। ये देखकर सुरभि ने उसके सामने जानबूझकर अनिकेत का गाल खींचकर कहा, अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी मजाकिया हूँ। ये देखकर तो अनिकेत की मंगेतर का खून ही जल गया। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर अनिकेत ने अपनी मंगेतर के कंधों पर अपनी बाह रखी और कहा, सुरभि,
इनसे मिलो, ये है शिवानी, मेरी मंगेतर, और बहुत जल्दी हम लोग शादी करने जा रहे हैं। सुरभि ने सुना तो इस बार मायूसी के भाव उसके चेहरे पर आए और ये देखकर अनिकेत की मंगेतर ने सुरभि को ताना मारकर कहा, लगता है आपके दोस्त को हमारी शादी की खबर सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए बेचारी इतनी उदास हो गई। सुरभि को कोई ताना मारे और सुरभि चुप रह जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता था। लेकिन यहाँ सुरभि ने गुस्से से काम नहीं लिया बल्कि दिमाग से काम लिया और अपने फ़ोन से किसी का नंबर डायल करके उसे लाउड स्पीकर पर डालकर कहा, हाँ, मुझे तुम दोनों की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से दूर हूँ। सुरभि की बात सुनकर लड़की को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर अनिकेत का खून जल गया। उसे लगा वह सुरभि को छोड़ देगा तो सुरभि रोते हुए उसके पास आएगी, लेकिन यहाँ तो सुरभि ने नया बॉयफ्रेंड तक बना लिया था। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, अनिकेत अंदर ही अंदर जल रहा था। हेलो, एक मर्दाना आवाज़ सुरभि के कानों में पड़ी। हेलो बेबी, सुरभि ने बड़े प्यार से कहा और अनिकेत को एक लुक दिया। बेबी, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ओ बेबी, आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में होली मनाएंगे। आई मिस यू सो मच। सुरभि ने फ़ोन का स्पीकर बंद कर फ़ोन कान से लगाकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दूसरी तरफ से किसी ने थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन सुरभि ये सुनकर भी मुस्कुराती रही। अनिकेत चेहरे पर चिढ़े हुए भाव लेकर एक टक सुरभि को देखे जा रहा था। सुरभि का किसी और लड़के से बात करना, उसके करीब जाना अनिकेत बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। सुरभि ने देखा कि अनिकेत चिढ़ रहा है तो उसने फ़ोन अपने होठों से लगाकर कहा, आई लव यू बेबी, मैं जल्दी वापस आऊँगी। वैसे भी उदयपुर में सड़े हुए लोगों की शक्लें देखकर मेरा मूड ख़राब हो गया है। ओके बेबी, अपना ख्याल रखना, बाय। कहकर सुरभि अनिकेत और उसकी मंगेतर को देखकर मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अनिकेत सुरभि को जाते हुए देखता रहा। अनिकेत को खामोश देखकर उसकी मंगेतर ने उसकी बाह थामी और कहा, चले अनिकेत। अनिकेत ने धीरे से उसके हाथ को अपनी बाह से हटाया और आगे बढ़ गया। जाते जाते मंगेतर ने गुस्से से सुरभि को देखा और वहाँ से चली गई। सुरभि तब तक अपना फ़ोन काट चुकी थी और जब उसने अनिकेत की शक्ल देखी तो जोर जोर से हंस पड़ी। वह जो करना चाहती थी वह हो चुका था। उसने खुद को शांत किया और कहा, हाँ, मुझे जलाने चला था, अब खुद ही जलकर राख हुआ ना। सुरभि से पंगा लेना अच्छे अच्छों को भारी पड़ता है बच्चों। वैसे पृथ्वी ने सही कहा था, तुम मेरे लायक हो ही नहीं सकते। आई डिज़र्व बेटर, आई थिंक आई डिज़र्व मच बेटर। सुरभि तब तक अपना फ़ोन काट चुकी थी। तभी उसका फ़ोन फिर बजा और स्क्रीन पर सिद्धार्थ का नाम देखकर सुरभि की खुशी गायब हो गई और उसका दिल धड़कने लगा। उसने फ़ोन काट दिया, सांस ली, लेकिन अगले ही पल फ़ोन फिर बजा और सुरभि ने फ़ोन पहले अपने ललाट पर मारा और फिर उठाकर कान से लगाकर उखड़े स्वर में कहा, हेलो। वो सब क्या था? सिद्धार्थ ने पूछा। क्या क्या था? सुरभि ने अनजान बनकर कहा, अभी तुमने मुझे फ़ोन करके जो बकवास की थी वो क्या थी और ये क्यों थी? सिद्धार्थ ने पूछा। अच्छा, वो तो मैंने बस ऐसे ही, मैंने सोचा अवनी के जाने के बाद तुम अकेले हो गए होंगे और अब तो मैं भी नहीं हूँ वहाँ तुम्हें परेशान करने के लिए, इसलिए सोचा तुमसे थोड़ी अच्छी बातें करके, प्यारी बातें करके तुम्हें खुश कर दूँ। सुरभि ने कहा, प्यारी बातें? तुम्हारी जहर जैसे ज़बान से इतनी प्यारी बातें कैसे निकल सकती है? तुमने ज़रूर फिर कोई गड़बड़ की है, बताओ मुझे अब क्या किया तुमने? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। एक तो मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ और तुम मुझे ही सुना रहे हो। सुरभि ने चिढ़कर कहा, क्योंकि तुम मुझसे कभी प्यार से बात कर ही नहीं सकती। तुम तो हर बार मुझे काटने को दौड़ती हो, मुझे परेशान किए बिना तुम्हारा खाना तक नहीं पचता। सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा। सुरभि ने सुना तो धीरे से बड़बड़ाई, बात तो तुमने सही कही चिलगोजे, तुमसे और प्यार से बात, हाँ, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। अब चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने फ़ोन क्यों किया था? सिद्धार्थ ने कहा तो सुरभि की तंद्रा टूटी और उसने कहा, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए कर दिया, और देखो इसके बाद तुम मुझे अपने दिमाग में कोई खिचड़ी पकाने मत लग जाना। बाय, हैप्पी होली। सुरभि ने इतना ही कहा और फ़ोन काट दिया। उसने सिद्धार्थ का जवाब तक नहीं सुना क्योंकि सामने से उसके मम्मी पापा चले आ रहे थे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी। पूजा हो गई है, चलो चलते हैं। सुरभि की मम्मी ने हाथ से पूजा की थाली लेकर कहा और सुरभि उनके साथ घर निकल गई। सिद्धार्थ का घर सिरोही। सुरभि के अचानक ऐसे बात करने से सिद्धार्थ परेशान हो गया। आज से पहले सुरभि ने कभी उससे इतने प्यार से बात तो बिल्कुल नहीं की थी, और जब उसने दोबारा सिद्धार्थ से बात की तो वह यह सुनकर और भी हैरान हो गया कि सुरभि उदयपुर जाकर उसे याद कर रही है। सिद्धार्थ ने फोन कान से हटाया और मुस्कुराने लगा। सुरभि के मना करने के बाद भी वह उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। सिद्धार्थ को मुस्कुराते देखकर गिरिजा उसके पास आई और कहा, सिद्धू सिद्धू, क्या हुआ, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? गिरिजा की आवाज़ से सिद्धार्थ की तंद्रा टूटी और उसने फ़ोन साइड में रखकर कहा, कुछ नहीं। चलो आओ, होलिका दहन का समय हो गया है, पापा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, गिरिजा ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। सिद्धार्थ भी उठा और शीशे के सामने आकर अपने बालों में से उंगलियां घुमाते हुए खुद को देखा। आज उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। देसाई मैंशन, मुंबई। प्राची शाम में घर चली आई। आज होलिका दहन था और सोसाइटी में होलिका दहन की तैयारी चल रही थी। ऑफिस में आज सुबह से बहुत तमाशा हो चुका था, इसलिए मिस्टर देसाई भी जल्दी घर चले आए। घर आकर उन्होंने शावर लिया और सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहनकर बाहर सोसाइटी लॉन में चले आए, जहां कई लोग इकट्ठा थे। देसाई सर सबसे मिले और बातें करने लगे। हर कोई उनसे अपनी बेटी प्राची के बारे में पूछ रहा था कि वह क्यों नहीं आई। देसाई सर ने अपने साथ आए घर के नौकर को अपने पास बुलाया और उसे प्राची को बुलाकर लाने को कहा। नौकर वहां से चला गया और देसाई सर बाकी सबके साथ बिजी हो गए। अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी प्राची रो रही थी। आज वह बहुत दुखी थी। पृथ्वी ने उसे उसके पापा के सामने थप्पड़ मारा और उसके पापा ने भी पृथ्वी का साथ दिया। उसका सबसे वफादार और ईमानदार मैनेजर नीलेश उसकी नौकरी छोड़कर जा चुका था और प्राची की नौकरी के साथ साथ वह देसाई ग्रुप भी छोड़ चुका था। मिस्टर देसाई ने प्राची को ऑफिस आने से मना कर दिया और उससे ऑफिस का एक्सेस लेकर मिस्टर भरत को दे दिया। एक ही दिन में प्राची अर्श से फर्श पर आ गिरी। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा लाल हो चुका था। वह सर झुकाए आंसू टपका रही थी। घर के नौकर ने आकर कहा, मैडम, सर ने आपको बाहर होलिका दहन के लिए बुलाया है। प्राची ने सुना तो अपने आंसू पोंछे और नौकर की तरफ देखकर कहा, होलिका दहन में क्या होता है? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता मैडम, लेकिन कहते हैं कि आज के दिन हमें अपनी बुराइयों को उस दहन के हवाले कर देना चाहिए, नौकर ने कहा। प्राची ने जाने का इशारा किया। वह उठी, बाथरूम गई और मुंह धोकर वापस चली आई। उसने कपड़े बदले और कमरे में रखा कुछ सामान एक थैले में भरने लगी और फिर वही थैला उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। हिमांशु का घर, पनवेल। होलिका दहन के समय मौजूद सभी लोग अवनी से मिल रहे थे, उससे बात कर रहे थे, जिससे अवनी का मन अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा। वरना जब से अवनी आई थी गुमसुम और चुपचाप थी। साक्षी अवनी के साथ ही थी और उसे सबसे मिलवा रही थी। हर कोई अवनी की तारीफ कर रहा था, उसके साथ हंस मुस्कुरा रहा था, जिससे अवनी भी खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। साक्षी ने अवनी से रुकने को कहा और किसी काम से साइड में चली गई। अवनी भी एक तरफ खड़ी होकर मुस्कुराते हुए सबको देखने लगी। नीलम भुआ ने अवनी को अकेले खड़े देखा तो उसके पास आई और साड़ी देखकर कहा, ये साड़ी? जी, ये साक्षी भाभी ने मुझे पहनने को दी है, अवनी ने कहा। साक्षी ने? सच में? लेकिन साक्षी ने तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? नीलम भुआ ने हैरानी भरे स्वर में कहा। मैं कुछ समझी नहीं, अवनी ने असमझ की स्थिति में कहा। ये साड़ी मेरी है, पुरानी हो गई थी इसलिए मैंने ही साक्षी को दी थी, किसी काम वाली को दे देना, लेकिन ये उसने साड़ी तुम्हें पहनने को दे दी। उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था। वैसे अच्छी लग रही है ये साड़ी तुम पर, नीलम भुआ ने अवनी को ताना मारकर कहा और वहाँ से चली गई। अवनी के चेहरे पर जो खुशी थी वो पल भर में मायूसी में बदल गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो दोस्तों, क्या अनिकेत के दिल में अब भी है सुरभि के लिए प्यार? क्या सुरभि को लेकर पकने लगी है सिद्धार्थ के दिमाग में खिचड़ी? होलिका दहन के नाम पर प्राची ने थैले में कौन सा सामान रखा है? आखिर नीलम भुआ ने क्यों दी अवनी को अपनी पहनी हुई साड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। और हाँ, कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।